हमारी हिंदी बहुत ही समृद्ध भाषा है। इसमें शब्दों का भंडार भरा पड़ा है। विलोम, पर्याय, एकार्थक, अनेकार्थक, कई तरीके के शब्दों से हमारा परिचय पहले हुआ है, जिसको हमने अर्थ के आधार पर शब्द के भेद में पढ़ा है। इन शब्दों के अलावे हिंदी भाषा में एक और प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं शब्द निर्माण, यानी शब्द बनाना। जो शब्द हमारे सामने, हमारे समक्ष पहले से हैं या जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके संबंध में हमको पूर्व में जानकारी मिल चुकी है, उन शब्दों से अलग हम कुछ और शब्द उन्हीं शब्दों का सहारा लेकर के बना लेते हैं, जिस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं शब्द निर्माण। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से उपसर्ग, प्रत्यय और समास आते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से उपसर्ग, प्रत्यय और समास आते हैं। उपसर्ग वैसे शब्दांश है, उपसर्ग शब्द नहीं है, शब्दांश है। वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में, यानी किसी मूल शब्द के पूर्व यानी पहले लग करके उसके अर्थ में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला देते हैं। पूरी तरीके से उसके अर्थ को बदलते हैं, नहीं भी बदलते हैं, लेकिन उसके मूल अर्थ में थोड़ा बहुत का परिवर्तन जरूर ला देते हैं। वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके, पूर्व में लग करके उसके अर्थ में हेर फेर कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जबकि प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगते हैं, किसी शब्द के बाद में लग करके, जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, उपसर्ग वैसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय वैसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के अलावे आज हम लोग जिस चीज़ पर विस्तार से चर्चा करेंगे वो है समास। समास में दो या दो से अधिक पद मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए पद का निर्माण करते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि पद क्या है। तो पद, जब हम शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य या वाक्य खंड में करते हैं तो वही शब्द जो है वो पद कहलाने लगते हैं, उन्हीं को पद कहा जाता है। और पद की दूसरी परिभाषा जो है वो ये है कि जब किसी शब्द के साथ कारकीय विभक्ति, यानी आसानी से समझने के लिए जानिए कि जब किसी शब्दों के साथ किसी शब्द के साथ कारक के चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाता है, वही कारकीय विभक्ति। जैसे ने, को, में, से इत्यादि आप लोगों ने पढ़ा होगा कारक में। तो जब हम किसी कारक के विभक्ति का प्रयोग करते हैं किसी शब्द के साथ, तो वहाँ वो शब्द पद कहलाने लगते हैं। समास ऐसे ही दो पदों को जोड़ करके आपस में एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि समास वो प्रक्रिया है जिसमें दो पद आपस में जुड़ करके एक नए पद का निर्माण करते हैं, और उनके बीच से, दोनों पदों के बीच के कारक का चिन्ह जो होता है, कारकीय विभक्ति जो होती है, उसका लोप हो जाता है, वो उसमें से निकल जाते हैं। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं समास के भेदों के संबंध में। तो मुख्य रूप से समास के भेद हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास,
समास के मुख्य भेद हुए। समास क्या है? तो समास दो या दो से अधिक पदों को जोड़ने की प्रक्रिया। दो या दो से अधिक पदों को जोड़ करके एक नए पद का निर्माण करता है और यही प्रक्रिया समास कहलाती है। समास के मुख्य रूप से ये पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा अव्ययीभाव समास। क्रम बताने का मतलब ये नहीं है कि पहला का मतलब पहला ही, आप चाहें तो इसको आपकी मर्जी, आप पहले अव्ययीभाव को लिखिए, उसके बाद आप इसको जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं। मुख्य रूप से ये 6 समास के लिए, ठीक है। अब समास में एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और वो है समास के पदों के बारे में जानकारी का। तो समास में सबसे पहला जो पद होता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद, दूसरे को हम कहते हैं उत्तर पद और दोनों को जोड़ करके जो बनता है वो होता है समस्त पद। समस्त पद या समास पद। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र, इसमें एक पद है राजा, दूसरा है पुत्र, बीच में एक की विभक्ति हमको दिख रही है। इसी को निकाल करके इसमें से एक समस्त पद बनेगा राज पुत्र। अब राजा पूर्व पद कहलाएगा, पुत्र उत्तर पद कहलाएगा और राजपुत्र समस्त पद या सामासिक पद कहलाएगा। ये हुआ पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। एक और मिलता है जिसकी ज़रूरत आपको बहुव्रीहि समास में पड़ेगी। तो इनके अलावे समास में यानी पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद के अलावे कभी कभार क्या होता है कि अन्य पद कुछ अलग, वही जो कुछ अलग मिलता है उसको हम लोग कहते हैं अन्य पद। जैसे कमल नयन, कमल नयन में कमल पूर्व पद है, नयन उत्तर पद है, पूरा कमल नयन समस्त पद है और कमल नयन हम कहते हैं भगवान विष्णु को। तो विष्णु जो मिला कमल नयन के बदले में हमने जो विष्णु शब्द कहा, भगवान विष्णु को जो कहते हैं, तो यही विष्णु इसलिए कहलाएगा अन्य पद। तो ये अन्य पद हमको सिर्फ बहुव्रीहि समास में मिलते हैं। बहुव्रीहि समास में हमको पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद के अलावे एक अन्य पद मिलता है। ठीक है, एक और चीज़ समास को लेकर के जाननी बहुत जरूरी है और वो है समास विग्रह। तो समास विग्रह जो है समस्त पद का विग्रह करके, यानी समस्त पद को जब हम विस्तार देते हैं, समस्त पद का जब हम विस्तृत रूप लिखते हैं, ठीक है, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं समास विग्रह। जैसे आप पहले ले लीजिए राजपुत्र, अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे राजा का पुत्र। अब यही राजा का पुत्र जो है, राजपुत्र को जब राजा का पुत्र बना करके लिखा गया,
यही कहलाएगा समास विग्रह की प्रक्रिया कहलाएगी। दूसरा उदाहरण हमने दिया था कमलनयन का, तो कमल के समान नयन यानी आँख है जिनका या जिसका जिनका अर्थात भगवान विष्णु। अब ये इतना जो लिखा गया यही कहलाएगा समास विग्रह। ठीक है, यानी आज के विजुअल में आपने देखा समास क्या है, समास के पदों के बारे में जानकारी प्राप्त की आपने, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और अन्य पद। फिर समास विग्रह को जाना, समास विग्रह क्या कहलाता है, और समास के भेदों के बारे में आप समास के भेदों के बारे में नहीं, समास के भेद आपने जाने। ठीक है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। इसके बाद होता है कि हम हमारे सामने एक समस्या आती है कि हम पहचाने कैसे कि कौन सा पद जो है वो किस समास के अंतर्गत आता है, यानी कौन तत्पुरुष है, कौन कर्मधारय है, कौन बहुव्रीहि है, कौन अव्ययी भाव है। एक समस्या आती है इस समास को पहचानने की। तो समास को हम कैसे पहचानें, इस बात की चर्चा हम लोग अगले विजुअल में करेंगे। धन्यवाद।